Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of March 2025. 11 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो। लाइक ज़रूर करिएगा। एंड इतनी बार प्लीज़ बोल रहा हूँ तो 1 लाइक तो कर ही सकते हैं, 3 बार प्लीज़ बोल रहा हूँ तो, है ना। और अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, अपना नाम, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, इतना अगर आप बता सकें तो वो भी आपकी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। सबसे पहली न्यूज़, यूनियन मिनिस्टर विड्रॉज ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स आफ्टर स्पेयरिंग विद डीएमके एमपीज। अब यह हुआ क्या कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नॉट सो एजुकेशनल वाली बात की है और वहाँ पे तमिलनाडु के लोगों को और तमिलनाडु के लिए बोल दिया कि दे आर डिसऑनेस्ट एंड दे आर ruining द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु। मतलब ये रिगार्डिंग द गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, बट ऑब्वियसली बात है ही वॉज मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स देम लास्ट में। क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि आई शुड नॉट हैव यूज द वर्ड दीज पीपल बिकॉज दे पॉइंट टुवर्ड्स द पीपल ऑफ तमिलनाडु एंड दिस एंड दैट। हुआ क्या कि जब भी कोई एमपी इस तरीके से बोलता है, वैसे आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि एमपीज हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द पार्लियामेंट, है ना। तो उनके अगेंस्ट केसेस नहीं हो सकते हैं वॉट एवर दे से, बट दे शुड से समथिंग विद इन देयर प्रिविलेजेस ओनली। अगर वो इसको ब्रीच करते हैं तो कोई दूसरा एमपी जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जारी कर सकता है। हुआ वही, डीएमके के जो एमपी थे वहाँ पे उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो क्या होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज? इफ यू आर पब्लिशिंग और मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट द लेजिस्लेचर और इट्स मेंबर्स, if you are misrepresenting or distorting the proceedings of the house, refusal to testify or provide necessary information to the legislature or its committees, obstructing the or influencing members in the legislative function, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं, these come under the breach of privilege. प्रोसीजर क्या है? एनी एमपी और एमएलए कैन ब्रिंग अप द इशू बाय सबमिटिंग अ नोटिस टू द स्पीकर। जो एमपी और एमएलए है वो नोटिस सबमिट करता है स्पीकर को। यहाँ पे जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर है, राज्यसभा केस में चेयरमैन होगा। स्पीकर और चेयरमैन फिर डिटरमाइन करता है मोशन को एंड डिसाइड्स वेदर टू एडमिट इट और नॉट। फिर उसके अलावा उसके बाद अगर वो एडमिट कर रहा है फिर वो रेफर करेगा उस मैटर को द प्रिविलेज कमेटी ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, और फिर प्रिविलेज कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी अपने रिकमेंडेशंस के साथ। फिर हाउस जो है वो वोट करेगा ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रिविलेज कमेटी। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत ये होती, यहाँ तो बात ये थी कि प्रिविलेज कमेटी आने से पहले ही वो अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया और फिर स्पीकर ने वो वर्ड्स एक्सपंज कर दिया, हटा दिए वहाँ से। ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसी आर्टिकल में 2 शब्द और यूज हुए हैं, क्वेश्चन आर, जीरो आर। तो क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर फर्स्ट आर जो होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ड्यूरिंग विच द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स। के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर से रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिसीजंस एक्सेट्रा। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला स्टार्ट क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न हिंदी में। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब होता है दे रिक्वायर ओरल आंसर, मतलब कि इसमें आपको मौखिक यानी कि ओरली जवाब देना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है, समझो अगर मैं आपके सामने कोई चीज ओरली, आप मुझसे ओरली पूछ रहे हो, मैं आपको ओरली जवाब दे रहा हूं, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकोगे ना। मतलब कि यार ये चीज नहीं समझ में आई सर, तो आप ये बता दीजिए। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने वाली बात रहती है ना, ये केवल ओरली पॉसिबल है। अब मान लो आपने कुछ लिख के पूछा, मैंने आपको लिख के दे दिया, तो फिर आप दोबारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ तो नहीं सकते, है ना। दोबारा से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो जो अगला जो हम पढ़ेंगे कैटेगरी वो है अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि अतारांकित प्रश्न। उसमें यही होता है, उसमें रिटर्न रिप्लाई चाहिए होता है मिनिस्टर से, उसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं रहता है। ठीक है ना। देन तीसरे स्ट्राइक क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आपको 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, मिनिस्टर्स उसके ओरल आंसर्स देते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर ओरल आंसर्स देंगे तो फॉलोअप क्वेश्चंस जो है दे कैन बी आस्क्ड। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दे कैन बी आस्क्ड। स्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दोनों में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बेस्ड अपॉन द आंसर। ठीक है। इसके अलावा एक और आर होता है जीरो आर। जीरो आर जो होता है इट इज अ पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जीरो आर का जो पीरियड है दैट इज आफ्टर द क्वेश्चन आर, ये भी याद रखेगा। एंड यहाँ पे एमपीज कैन रेज अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब कि बिना किसी प्रायर नोटिस के अगर एमपीज चाहें तो अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेज कर सकते हैं। याद रखेगा की फीचर इसका जीरो आर का ये है
कि इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द रूल बुक, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन इनोवेशन है, याद रखिएगा, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन। तो दैट इज अगेन समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब कस्टम का पार्ट बन चुका है, बट इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन। ये ऐसा नहीं कि मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन में जीरो और ये सारी चीज़ें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे तीसरी जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग अ फोटोग्राफ। आपको दिख रही होगी द बडागाज ऑफ द नीलगिरीज। तो एक बडागा ट्राइब है विच लिव्स इन द नीलगिरी एरिया, और यहाँ पे जदाया स्वामी फेस्टिवल जो है वो हो रहा है। जकरनराई विलेज है इन द तमिलनाडु। ऑब्वियसली बात है, नीलगिरी की बात हम करेंगे तो तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब है। और यहाँ पे ट्राइब जरूर याद रखिएगा, द नीलगिरी ट्राइब बडागाज याद रखिएगा। द बडागाज आर देयर विच आर द ट्राइब ऑफ नीलगिरी। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो है वनुआतु प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्स कैंसलेशन ऑफ पासपोर्ट इश्यूड टू फ्यूजिटिव ललित मोदी। अब आप सबको पता है कि ललित मोदी इंडिया में वांटेड है 2010 से, बट वो अपनी कंट्री को छोड़ चुका है। न केवल छोड़ चुका है, वनुआतु की सिटीजनशिप भी ले चुके हैं। और अब उन्होंने अभी रिसेंटली रिक्वेस्ट की थी यूके से कि उनका जो इंडियन पासपोर्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ पर ललित मोदी के ऑब्वियसली बात है, कुछ जो भी इंडिया के रिलेशंस हैं विद द वनुआतु एंड ऑल, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कैंसलेशन ऑफ द पासपोर्ट इशू टू ललित मोदी वो चीज़ कही है। वनुआतु के बारे में अगर आप बता दूं, वनुआतु एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडो पैसिफिक का बहुत बड़ा हिस्सा है। इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी इन द रिसेंट ईयर्स, एंड ये पार्ट है फिपिक का। फिपिक मतलब फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। और ये इंडिया प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू द फिपिक स्टेट्स, याद रखिएगा, विच आर स्कैटर्ड इन द पैसिफिक ओशन। तो ऑब्वियसली बात है, वनुआतु आपको पता रखना है कि ये पैसिफिक ओशन में स्कैटर्ड है। फिपिक जो है वो लॉन्च किया गया था 2014 में, तब से वनुआतु इसका पार्ट है, ये भी याद रखिएगा, है ना। फिपिक हैज़ बीन पार्ट ऑफ वनुआतु हैज़ बीन पार्ट ऑफ फिपिक सिंस 2014, जब से फॉर्मेशन हुआ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बस आप एक काम करिएगा, मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज़ लिख के बताइएगा, बस कुछ नहीं, आपको मैं एक सिंपल सी बात दे रहा हूँ। आप देखिएगा, गूगल आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जस्ट गूगल इट आउट, और इसमें आप ये सर्च करिएगा कि 3 तरीके के आइलैंड्स हैं पैसिफिक में: माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। ठीक है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलानेशिया। आपको सबके 3-3, 4-4 आइलैंड्स के नाम मुझे लिख करके बताने हैं, ठीक है ना। डू टेल मी द नेम ऑफ 3 मेलानेशिया आइलैंड्स, 3 पॉलिनेशिया आइलैंड्स एंड 3 माइक्रोनेशिया आइलैंड्स, ठीक है ना। तो आई होप यू विल बी एबल टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जस्ट गूगल इट आउट और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैसिफिक के जो आइलैंड्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो कैन मूव अहेड विद मी। आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन 2020-24 से सिप्री। अब सिप्री के अकॉर्डिंग भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहले तो कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग द आर्म इंपोर्ट, क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, और उसके बाद सिप्री क्या ऑब्वियसली बात है वो भी देखना है। तो यूक्रेन अगर आप देखो, विच इज इन्वॉल्व इन वॉर विद रशिया फॉर द पास्ट 4 years, हैज बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2020-24। 2020 से 24 तक सबसे बड़ा जो आर्म इंपोर्टर है वो यूक्रेन हो चुका है। एंड इट हैज़ clocked nearly 100-fold rise in imports of arms compared with the figures of 2015-19। तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ है वो यूक्रेन में ही देखने को मिला है, 100 गुना से ज़्यादा। आप देखो ये भी पॉलिटिकल कितना बड़ा वो है कि बाकी सारी कंट्रीज़ को आर्म दे दे के बस लड़ाई करवा रही हैं ना। ये इसको सलाह कोई नहीं दे रहा कि भाई अब बंद करो मत करो ये सारी चीज़ें, बट ऑब्वियसली बात है इससे उनका फ़ायदा नहीं है, जो आर्म्स एक्सपोर्टर है उनका फ़ायदा नहीं है। तो यूएस सब इसको बढ़िया आर्म्स बेच रहे हैं और ये बेवकूफ़ की तरह बस लड़ता जा रहा है कि हाँ ठीक है भैया हम लड़ेंगे, हम नहीं हार। अरे यार चुपचाप हार के पीस कर लो ना यार, कम से कम उसमें आपका और आपके लोगों का भला ना। अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए आप लोगों को काहे मार रहे हो, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है आपको कि ये चीज़ ज़ेलेंस्की को करनी चाहिए कि नहीं, या फिर वही है कि नेशन वाला टैग के लिए अपनी ज़िंदगी और अपने जो नेशन के लोग हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दो, है ना, उस प्राइड के लिए, फेक ईगो के लिए। तो फेक ईगो के लिए
मेरे हिसाब से करना सही नहीं है। बट व्हाट डू यू थिंक कि वो फेक ईगो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से आपके अहंकार को शांति मिलेगी ना। तो वही वही दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, अपने अहंकार को शांत कर रही हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट डू यू पीपल थिंक, वेदर आई एम राइट और वेदर यू थिंक आई एम रॉन्ग। नहीं, अपने जान दे ही देनी चाहिए। तो ठीक है, बढ़िया, फिर बता देना मुझे। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, और हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, मतलब हमको जिसने सबसे अधिक आर्म्स डील किए वो रशिया था। रशिया के साथ हमारे सबसे ज़्यादा फिगर्स थे। रशिया अभी 2-3 कंट्री को ही सबसे ज़्यादा दे रहा है, जिसमें कि रशिया इंडिया को बहुत ज़्यादा दे रहा है आर्म्स, और रशिया चाइना को बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर था जो कि आया, ठीक है ना। रशिया, बाकी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दूसरी कंट्रीज सैंक्शन वैंक्शन के कारण रशिया से नहीं ले पा रही, बट इंडिया तो इंडिया है। इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, हम अपना करेंगे। एंड इसके अलावा फ्रांस जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के सामने आया है ना। आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रांस बन गया है, तो लेट्स सी दैट ऑल्सो। यूक्रेन बिकेम द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, पहली चीज़ मैंने बताई। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्म इम्पोर्ट राइज किए हैं बाई 61%। चाइना टॉप 10 इम्पोर्टर से ड्रॉप आउट किया है पहली बार सिंस 1990। रशिया के आर्म एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुए 64%। एंड रशिया के टॉप 3 बायर्स जो हैं वो इंडिया, चाइना और कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। फ्रांस बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, तो फ्रांस सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर बन चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा यूएस एक्सपैंड कर चुका है अपने आर्म एक्सपोर्ट डोमिनेंस को। ऑब्वियसली बात है, करेगा ही, आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बाकी सिप्री के बारे में आपको पता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च ऑन कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, याद रखिएगा। एंड इट प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड द पब्लिक ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इशूज। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी ये आर्म्स ट्रेड, ये सब, अब नाम है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर काम कर रहा है पूरा आर्म्स का, एम्यूनिशन का, इन सब के बारे में। देखो यही तो जो आयरनी है, पैराडॉक्स है, कह सकते हो आप लोग। 1984 अगर आपने नॉवल नहीं पढ़ी है तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी गुड। जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल है 1984, माई पर्सनल फेवरेट। मैंने कई बार बताया है, आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको ज़रूर पहली बार लग रहा होगा, बट मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ। तो 1984 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आयरनीज दिखेंगे। फ्रीडम इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज नॉलेज एंड वॉर इज पीस। तो इस तरीके के अलग अलग जुमले आपको मिलेंगे, एंड उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रूव भी किया है। एक मिनिस्ट्री ऑफ पीस है जो कि वॉर से डील करती है। तो इट्स अ वेरी गुड बुक नॉवेल, अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। डिस्टोपियन नॉवेल है लेकिन यू मस्ट रीड इट। सिप्री के बारे में अगर आपको बताऊं तो इट वॉज फाउंडेड इन 6 मई 1966, 1966। 6 मई को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। मिशन है टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट थ्रू रिलायबल डेटा एंड रिसर्च। और डेटा किसका है? वॉर का, आर्म्स का, एम्यूनिशंस का, एक्सेट्रा। तो जब आप आर्म एम्यूनिशन की बात करेंगे तो फिर पीस की बात कहाँ से होगी यार। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, आगे मूव करते हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये तो चलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट मिशन हैं, इतना ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगा। एंड इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एंड द टेस्ट ऑफ WTO लॉज। अब अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट कर रहे थे यूएस को 13 फरवरी 2025 को, तो उन्होंने एक BT यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा। BTA मल्टी सेक्टोरल BTA रहेगा, एंड ये 2025 तक साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है वो ये किया कि क्या वो BTA जो है वो क्या WTO के लॉज के अंदर मान्य होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा है कि देखो 2-3 पॉइंट्स पे ऑथर ने डिस्कस किया, मैं वही 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि जो भी आप एग्रीमेंट साइन करेंगे उसमें ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको कुछ ही सेक्टर्स के लिए रखा है, मतलब कि यू आर इंक्लूडिंग ओनली फ्यू सेक्टर्स इन दैट, और यू आर इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। देखो क्या है, WTA का रूल कहता है कि आप केवल फ्यू सेक्टर्स को अपने एग्रीमेंट में नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि वो फिर डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। अगर आप केवल कुछ ही सेक्टर्स को रख रहे हैं तो फिर वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक कंट्री को बस कुछ सेक्टर्स में दे दो, नहीं। अगर आप बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो फिर या तो आप उसमें ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आप उसमें इंक्लूड करें, ठीक है। पहला पॉइंट ये होगा, सिंपल समझ में आ गया ना, कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आपको इंक्लूड करने होंगे तभी वो WTO के अंदर मान्य होगा, अदरवाइज फिर वो डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा अगर आप उसमें नहीं करते। सब्सटेंशियली ऑल्टर, देखो ये लिखा भी, मैं अब आपको दिखा देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना बना के बोल रहा हूँ। देखो लिखा है कि यू शुड, देखो ये तभी माने जब इसमें सब्सटेंशियली ऑल ट्रेड इज इंक्लूडेड, सब्सटेंशियली ऑल ट्रेड इज इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देखो अब दूसरा, अगर ऑथर ने कहा है दूसरा, अगर जो रिक्वायरमेंट है वो भी है, अगर आप सब्सटेंशियली ऑल ट्रेड नहीं करते तो भी अगर आपको कुछ ही सेक्टर्स में करना है, सपोज अगर आपको कुछ ही सेक्टर में करना है तो फिर आपको ये BTA एक इंटरिम एग्रीमेंट के रूप में नोटिफाई करना पड़ेगा। देखो लिखा है, वन पॉसिबल वे फॉर इंडियन US टू स्टैब्लिश अ BTA फॉर सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स विदाउट वॉलेटिंग WTO लॉज इज टू नोटिफाई द एग्रीमेंट एज एन इंटरिम एग्रीमेंट। अगर आप फिर भी कुछ ही प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ ही सेक्टर्स के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको इंटरिम एग्रीमेंट के रूप में इसको लागू करना पड़ेगा। और आर्टिकल जो यहाँ पे लिखा है 24 ऑफ GATT GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि आपकी WTO के फॉर्मेशन का बेस है, फाउंडिंग है, तो उसको इंटरिम एग्रीमेंट्स को जो है, इंटरिम एग्रीमेंट्स को अलाउ करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, इंटरिम एग्रीमेंट अगर आप ला रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फिर आपका फुल शेड्यूल या एस्टैब्लिश करने का, FTA करने का कब है ना। टिपिकली 10 साल के अंदर फिर आपको दोबारा एक FTA भी करना पड़ेगा, तो ये भी एक चीज़ है जो कि रहेगी। फिर तीसरा ऑथर ने यहाँ पे बोला कि एक और एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लेकिन यहाँ लागू नहीं होता, वो है इनेबलिंग क्लॉज का एक्सेप्शन। इनेबलिंग क्लॉज क्या बोलता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको आप फेवर कर सकते हो, डेवलप्ड कंट्रीज उनको फेवर कर सकती हैं एज पर WTO, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मोस्ट फेवर्ड नेशन और ये सब चीज़ें उसको वायलेट नहीं करती अगर आप डेवलपिंग कंट्री है तो। बट इस केस में लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि भारत भी कुछ टैरिफ कम करेगा US के लिए, पर US तो कोई डेवलपिंग कंट्री है नहीं, तो ये उल्टा कैसे हो रहा है। इनेबलिंग क्लॉज केवल और केवल ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज को आप फायदा दे सकते हो, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज को आप फायदा दोगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज बिहाइंड द राइज ऑफ क्विक कॉमर्स, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्विक कॉमर्स को समझते हैं। क्विक कॉमर्स इज बेसिकली फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ ई कॉमर्स। क्विक कॉमर्स भी जो है वो ई कॉमर्स की एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है विच हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द अर्बन शॉपिंग बाय ऑफरिंग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरीज। मतलब कि जो आपका जोमैटो, स्विगी और बिग बास्केट और आपका ये ब्लिंकिट, ये सब आपने देखा ना, 10 से 20 मिनट के अंदर जो डिलीवरी है, ये ई कॉमर्स का एक सेगमेंट है क्विक कॉमर्स, जो कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के कारण पॉसिबल हो पाया है ना। और ये इनिशियली आया था कोविड-19 के टाइम पे, बट नाउ क्विक कॉमर्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजिटल शॉपिंग इन इंडिया, ठीक है ना। इसके सबसे इंपॉर्टेंट है क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है, एक टर्म है डार्क स्टोर, याद रखिएगा, देयर हैज अ टर्म दैट हैज बीन यूज्ड, इसको आप यूज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। डार्क स्टोर्स, डार्क स्टोर्स आर बेसिकली वेयर हाउसेज विच आर डेडिकेटेड सोली टू ऑनलाइन ऑर्डर्स विद नो वॉक इन कस्टमर्स। डार्क स्टोर्स ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे डेडिकेटेड आपके प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, नॉट फॉर वॉक इन कस्टमर्स बट फॉर ऑनलाइन कस्टमर्स, ठीक है ना। एंड दे आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड नियर हाई डिमांड एरियाज फॉर फास्ट डिलीवरीज, ठीक है ना। एंड ये मोबाइल ऐप एंड डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे काम करता है। क्विक कॉमर्स रियल टाइम कंज्यूमर का डेटा कलेक्ट करता है और प्रिडिक्ट करता है कि डिमांड का पैटर्न कैसा रहेगा। ऑब्वियसली बात है, क्विक कॉमर्स पॉसिबल होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डाटा गैदरिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसके एग्जांपल्स हैं जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, बीबी नाउ, बिग बास्केट आपने देखा होगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये बूम क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबसे पहला कंज्यूमर प्रेफर कर रहे हैं, पीपल प्रेफर फास्ट हैजल फ्री शॉपिंग, जाना ना पड़े, आना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, बस दरवाज़ा खोलो, वो भी नहीं खोलना तो वो उसमें भी कर दो कि बाहर छोड़ देना। बिजनेस एंड मार्केट ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है, अफोर्डेबल वर्कफोर्स भी मिल जाती है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की डिलीवरी सप्लाई चेन में काम करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो रीजन कि क्यों ये बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सेबी में रिजिड शॉर्ट सेलिंग नॉर्म्स। अब देखो मैं आपको शॉर्ट सेलिंग ऐसे
सरल शब्दों में समझाऊंगा कि आपको मतलब फिर कभी नहीं भूलेगा। शॉर्ट सेलिंग कई लोग पढ़ते ज़रूर है लेकिन उनको याद नहीं रहता। सिंपल सी भाषा में बताओ, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप इस हिसाब से उसको बेच रहे हो ये मान करके कि फ्यूचर में वो सस्ती हो जाएगी चीज़। अब देखो, सपोज करो ए नाम का एक बंदा है और एक बी नाम का बंदा है। ए ने बी से एक बैट ले लिया, खरीद लिया, ठीक है, खरीदा नहीं, उधार लिया, चलो बोरो किया, सपोज करो मैं बोरो किया, बोला कि यार मैं 1 महीने में ये तुझे लौटा दूंगा, ठीक है, बोरो किया, ठीक है, ए ने बी से एक बैट बोरो किया। अब सपोज करो वो बैट यहाँ पे उसको लग रहा है, अभी प्रेजेंट उसकी प्राइस है 1,000 रुपये, सपोज करो अभी प्रेजेंटली उसकी प्राइस है 1,000 रुपये। अब ए जो है बड़ा धंधे वाला दिमाग वाला व्यक्ति है, तो उसने क्या सोचा कि यार 2 महीने 1 महीने के अंदर तो इसका प्राइस भी घट जाएगा इस बैट का, एक काम करता हूँ आज इसको बेच देता हूँ। तो वो उसका उधार मांगा हुआ बैट उसने बेच दिया 1,000 रुपये में, ठीक है, 1,000 रुपये ए को मिल गए, 1,000 रुपये में उसने बेच दिया। अब 1 महीने बाद वाकई प्राइस घट गई और वो बैट 800 का आ गया, तो वही बैट ए अब खरीद लेगा 800 रुपये में वापस। नेट ए के पास अब 200 रुपये का फायदा हो गया और उसने वही जो बैट उसने 800 में खरीदा वो बी को बेच दिया। यही है शॉर्ट सेलिंग। आप कोई भी स्टॉक जो है, शेयर है जो, उसको बोरो करते हो एट अ प्राइस, एट द प्रेजेंट प्राइस, एंड आप ये मान के चलते हो कि फ्यूचर में ये प्राइस डिक्रीज होने वाला है, और जब फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होता है तो दोबारा आप उसको कम प्राइस पे बाय कर लेते हो, बीच का आप जो है वो मुनाफा बना लेते हो, ठीक है ना। सिंपल है, कहानी समझ में आ गई आपको ना। ए और बी के पास एक बैट था, बी से बैट उसने ए ने लिया, उधार लिया और उसकी प्रेजेंट प्राइस पे उसको बेच दिया। अब आपने दोस्त से उधार बैट मांगा और बेच दिया 1,000 रुपये में, ये मान करके कि यार 15 दिन में इसकी प्राइस घटने वाली है। 15 दिन में वाकई दिवाली ऑफर आया और वो बैट हो गया 800 रुपये का। अब आपने 800 रुपये का वो बैट नया खरीद लिया और दोस्त को दे दिया, बोला ले भाई तेरे लिए नया बैट लाया हूँ। और उसको लग रहा है, बी को लगेगा हाँ यार बैट भी नया लाया है, बट आपने क्या किया, उसके बैट से 200 रुपये कमा लिए। तो दिस इज एक्चुअली हाउ द शॉर्ट सेलिंग, यही एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग होती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कल कोई कह रहा था आई होप यू गॉट क्लैरिटी मत बोला करो भाई, देखो ऐसा है कि तुम्हारे बोलने से मैं चलूँगा नहीं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो मेरी मर्ज़ी रहेगी। बाकी हाँ, अपना तुम्हें ज़रूर अगर बस बोलना है फॉर द सेक ऑफ बोलना तो बोलते रहो, अच्छी बात है, कमेंट बढ़ेंगे उससे। 4-5 कमेंट कर दिया करो ऐसे ही, यही कमेंट कि अरे मुझे मत बोलो, वो मत बोलो, मेरे सारे शब्दों पे यही लिख दो, ठीक है, मेरे को तो फ़ायदा ही होगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, कीप शेयरिंग अस, कीप लविंग अस, दैट इज़ इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।